बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं इन दिनों यूपी में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस चुनावी दंगल में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और वार पलटवार तेज होता जा रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर कटाक्ष करती रहती है। एक बार फिर लाल टोपी को खतरे की घंटी बताकर देश की सियासत में नई बहस छेड़ दी गई है। एक और बीजेपी लाल टोपी को लेकर अखिलेश को घेरने की कोशिश करती है तो वहीं समाजवादी पार्टी की पहचान लाल टोपी रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी आक्रामक है और सियासी तीर दोनों तरफ से लगातार चल रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अपने लाल रंग की टोपी को हथियार बनाकर बीजेपी को सत्ता से हटाने का संकल्प ले रहे हैं। तो आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लाल टोपी वाले बयान पर कहा कि यही लाल टोपी और लाल पोटली बीजेपी को सबक सिखाएगी। अखिलेश यादव अक्सर लाल टोपी के जवाब में बोलते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाल टोपी बदलाव का प्रतीक है। यूपी बदलाव देखना चाहती है। लाल रंग भावनाओं, क्रांति और बदलाव का रंग है। अखिलेश यादव ने कहा कि लाल रंग भावनाओं को दिखाता है। भाजपा इसे नहीं समझती। यह क्रांति का भी रंग है, यह बदलाव का भी रंग है। वे जानते हैं कि यूपी में इस बार बदलाव होने जा रहा है। यूपी की सियासत में लाल टोपी का एक अलग बहस छिड़ गई है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान का समय करीब आता जा रहा है। चुनाव प्रचार अब तेजी से पकड़ने लगा है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मतदान 10 फरवरी को होना है। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने अब अपना पूरा ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगा दिया है। इसी के साथ यह समझने की कोशिश हो रही है कि किस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या गेम प्लान है। और आज उसी में हम बड़ी बहस में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सभी पार्टियां एकजुट होकर लगातार जिस तरीके से यूपी की सियासत में अलग अलग रंग दिखा रही हैं, अलग अलग रंगों को लेकर बयानबाजी की जा रही है, आखिर किस तरफ इशारा करती है। और आज हम आपको बता दें जिस तरह से बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पर यूपी की सियासत में एक अलग बदलाव होने जा रहा है या फिर सत्ता रिपीट करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार जमे हुए हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो वो भी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमे हुए हैं। अगर हम बात करें गृह मंत्री की, देश के गृह मंत्री की, तो वो भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार डेरा जमाए हुए हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो वो भी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों की तो वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी लगातार जयंत चौधरी के साथ लगे हुए हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर थे। तो वहां उन्होंने कई चीजों को लेकर भी मुद्दे उठाते हुए वो नजर आए हैं। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ आने की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया है। और अब देखना यह होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लगातार खबरें आ रही हैं, जो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही पूरे उत्तर प्रदेश की राह तय करेगा, दिशा तय करेगा। अब ये दिशा कैसे तय होगी, किस तरह से नजर आएगी, ये वोटर ही बता पाएंगे। और वोटर वोट डालने के बाद ही उनका जो एक समीकरण है वो सामने आ पाएगा। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले वोट डाले जाते हैं और इसी का असर आखिरी परिणामों पर भी दिखाई देता है। और ये अगर हम बात करें 2017 की तो बीजेपी की सुनामी ने इस पूरे इलाके को समेट लिया था। बीजेपी ने 76 में सीटों में से 66 सीटें हासिल की थी। यह तब हुआ था जब सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की भी कोई खास भूमिका नजर नहीं आई थी। बहुजन समाज पार्टी भी साफ हो गई थी। तो एक तरह से जो सुनामी 2017 में भारतीय जनता पार्टी की आई थी, वो जो असर था वो अब कितना दिखाई देगा 2022 में, यह महत्वपूर्ण होगा। लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते जा रहे हैं उतने ही सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं।
तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास मेहमान का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है बड़ी बहस में आपका। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। मनोज मिश्रा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुधांशु वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस का, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जो लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, तो क्या यही सरगर्मियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण को तय करेंगी या पूरे उत्तर प्रदेश को तय करेंगे? ऐतिहासिक तौर पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले वोट डाले जाते हैं और इसी का असर पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आता है। तो सबसे पहला सवाल कृष्ण मोहन पांडे आपसे मेरा, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या 2017 और 2022 में आपको फर्क नजर आ रहा है? कई मुद्दे हैं ऐसे जो लगातार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी उठा रहे हैं। आवारा पशुओं से लेकर गन्ने की कीमत तक का मुद्दा उठाया जा रहा है, कृषि से लेकर कृषि की बिजली को लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको कृष्ण मोहन पांडे? जी बिल्कुल सही आपने कहा कि 2017 और 22 में क्या अंतर दिखता है आपको? जी बिल्कुल हमें अंतर दिखता है कि 2017 में जो सीटें हम नहीं जीत पाए थे, इस बार हम वो भी सीटें जीत रहे हैं। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार था, भूख था, भय था, दंगे थे, पूरा उत्तर प्रदेश तहस नहस हो सका, एक सबसे गरीब और बीमारू राज्य बना हुआ था। उस उत्तर प्रदेश में हमने खुशहाली लाई, उस बदहाली को दूर किया, दंगों को दूर किया, उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर किए, उत्तर प्रदेश बेहतरगी के एक अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त किया। हम उस उत्तर प्रदेश में आज जी रहे हैं जहां पे कि सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया, उस पश्चिम यूपी में आया। तो सर्वाधिक बिजली 24 घंटा बिजली देने का काम हम इस उत्तर प्रदेश में हुआ। तो 17 से लेकर और 22 का उत्तर प्रदेश हुआ जहां पे मात्र 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 44 मेडिकल कॉलेज है। यही उत्तर प्रदेश है जहां पे एम्स के नाम पर रियाई जाता था कि हमें एक एम्स दे दिया जाए, आज 3-3 एम्स संचालित हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर इसी उत्तर प्रदेश में संचालित है। तो ढेर सारे 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ चुका है। और ये उत्तर प्रदेश वो है जो अब भूख से, भय से, भ्रष्टाचार से जीने वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। अब उत्तर प्रदेश विकास की राह पे आगे बढ़ने वाला और बलिया कलर का बेल्जियम के सपने देखने वाला उत्तर प्रदेश बन चुका है। और ये बात पश्चिम यूपी का व्यक्ति ठीक से जानता है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें पिछली बार नहीं जीत पाई थी, उन सारी सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं हम। कृष्ण मोहन पांडे, आप कहीं डैमेज नहीं मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का मुद्दा है, आंदोलन का मुद्दा है, वो लगातार मुद्दा बना रहेगा और ये मुद्दा जरूर फर्क आप पर पैदा करेगा। लेकिन समाजवादी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, मैं उनके पास आना चाहूंगा। अभिषेक वाजपेयी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वादे तो आप भी खूब कर रहे हैं और 2017 की जो सुनामी थी उसको कहीं ना कहीं टालने की कोशिश आप 2022 में खूब कर रहे हैं। और ऐसे में आपका जो वादा है, सबसे महत्वपूर्ण वादा, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर दिया है आपने, यानी समाजवादी ने। और यह वादा आपने तब किया है जब आपको पता है कि बिजली कंपनियां पहले से ही बहुत घाटे में हैं। कैसे पूरा करेंगे इसको? देखिए, आपकी बात को जवाब देने से पहले मैं हमारे मित्र कृष्ण पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मित्र का भी जवाब दे दीजिए सर। नहीं, मैं आपके सवाल पे भी आता हूं, लेकिन कृष्ण मोहन जी को याद दिला दूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय आपराधिक मुकदमे जो दर्ज हुए थे तकरीबन 2,37,821 मुकदमे दर्ज हुए थे। कर दूं आपको, नहीं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए कृष्ण मोहन जी, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है। और आज भाजपा के समय में जो दर्ज हुए हैं 3,40,170, तो बढ़ोतरी आप साफ पता है क्या है। बेरोजगारी दर उस समय 2.4% थी, आज 4.9% है बेरोजगारी दर। तो कौन सी बात आप कर रहे हैं? और जैसा कि आपकी बात है, देखिए आदरणीय, जिस बिजली पे बड़ा इतरा रहे हैं ये, तो आपको याद दिला दूं कि सन 2016 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 57,443 करोड़ रुपए की लागत से 3 थर्मल प्रोजेक्ट दिए थे, जिसमें 33,000 मेगावाट। अभिषेक वाजपेयी, जो वादा आप अब कर रहे हैं वो कैसे पूरा करेंगे? 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा आप कर रहे हैं, लेकिन बिजली कंपनियां पहले से ही घाटे में हैं, कैसे पूरा करेंगे? वही मैं समझना चाह रहा हूं, समझाइए। देखिए, हमारे पास रोड मैप बिल्कुल तैयार है और इस चीज के लिए हमने बाकायदा मंथन भी कर चुके हैं। कैसे हमको देना है और कैसे आने वाले दिनों में हमको देना है, उस हिसाब से हमने पहले से ही रोड मैप तैयार कर रखा है।
और अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी अभी बता देंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर उस पे नहले पे दहले के बारे में सोचेगी। तो हमें नहीं लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है। और क्योंकि हमने हर वादे को अभिषेक वाजपेयी वो घाटे की भरपाई कैसे करेंगे वो तो समझा दीजिए ना। नहीं, वो तो समझना चाहती है ना जनता, कभी ये जुमलेबाजी बनकर रह जाए। नहीं, देखिए, घाटे की भरपाई पहले भी की गई थी। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि जो सोलर प्लांट होता है, सोलर प्लांट जो होता है, सोलर प्लांट आपने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 3 सोलर प्लांट लगवाए थे जो कि आदर्श मॉडल के रूप में आए हुए थे। और उन्हीं सोलर प्लांट को बढ़ावा दे करके भी, मैं आपको खैर आप इतना कह रहे तो सोलर प्लांट को बढ़ावा दे करके बिजली का उत्पादन होता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बात का जवाब नहीं देंगे सर आप घाटे की भरपाई नहीं कर पाएंगे। जुमलेबाजी आप कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा घाटे में बिजली कंपनी पहले से है सर, कैसे दे पाएंगे यही मैं समझना चाह रहा हूं और आप नहीं समझा पा रहे। ठीक है सर, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं सुधांशु वाजपेयी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुधांशु जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपने भी उत्तर प्रदेश में महिला कार्ड खेल दिया है, अब महिला कार्ड से कितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा हो रहा है आपको? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आप देखिएगा तमाम सीटों पे अप्रत्याशित रूप से तमाम महिलाएं जीतेंगी जो हमारे संघर्ष का चेहरा रही, जिन्हें ना मीडिया काउंट कर रहा है ना अभी दिख रहा है। वो आप तो काउंट कर रहे होंगे ना सर, आप बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या स्थिति रहेगी आपकी? महिला कार्ड कितना सक्सेस होगा आपका? क्योंकि नया चेहरा, नया नारा और नया तरीका आपने अपना लिया है। अगर इस बार ये जो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई तो कभी हो नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा? देखिए, ये आपको याद है कि जिस पार्टी का गुणगान किया जा रहा है उसकी 2 सीटें थी केवल, आप भूल गए। जो लोग इसी चुनाव से पहले उन लोगों की क्या दशा थी। तो आप राजनीतिक भविष्यवक्ता होंगे। जो सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली थी कांग्रेस पार्टी, आज उसकी इतनी बुरी दुर्दशा कैसे हो गई सर? यही तो हम समझना चाहते हैं कि अलग अलग तरह के नारे देने पड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लुभाना पड़ रहा है, फिर भी सक्सेस नहीं है। लुभाना? अच्छा, भाजपा 80 करोड़ लोगों को भुखमरी की कगार पे छोड़ दी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं। क्यों? आपको क्यों नहीं कर रहे? 70 साल आपने राज किया, उसके बाद भी आपको पसंद नहीं कर रहे। भगाए जा रहे, लिटरली भगाए जा रहे हैं। आपने देखा नहीं कितने विधायकों को भगाया गया? आपकी उस पर नजर नहीं जा रही? अरे कहां से बीजेपी का माहौल है? जगह जगह से जनता डंडा लेकर भाजपा के विधायकों को भगा रही है और आप बता रहे हैं जनता भाजपा में विश्वास कर रही है। आप लोग आपके नेता कितने छोड़कर गए पार्टी सर? कांग्रेस के नेता कितने पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? आप वो भी देख रहे हैं? कितने नेता छोड़ के गए मैं गिनाऊं? भाजपा के कितने नेता छोड़ के गए जब भाजपा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कह रहे हैं कि जिन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था, जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो चले गए। पर आपके यहां से क्यों छोड़कर चले गए सर? आप तो टिकट भी दे रहे थे, आप तो पूरा लुभावना लालच भी दे रहे थे, फिर उसके बाद भी आपके पास नहीं रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले एक जाति विशेष की वहां बादशाहत चल रही है, घुटन हो रही थी उस पार्टी में। आपने इस बात को चलाया। आप कह रहे हैं टिकट? अरे किसकी हैसियत थी इन ओबीसी चेहरों के? अरे राजभर के बयान पे भाजपा की प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं है। ओबीसी नेताओं को छू कैसे लेते? आप बता रहे हैं उनका टिकट काट देंगे। अरे जिनके अपनी कोई चिंता नहीं है आपको, यही तो दिक्कत है सर कि कांग्रेस को अपने नेताओं की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता है, बस दूसरों की चिंता में लगे हुए हैं, अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, और भी लोग हैं सर। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ है। मनोज मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है कि हम पूरी स्थिति साफ कर लेंगे और जो स्थिति बिगड़ चुकी है उसे भी सही कर लेंगे, और इसीलिए उनके नेता लगे हुए हैं और सत्ता रिपीट कर लेंगे। लगातार अखिलेश भी दावा कर रहे हैं कि जयंत के साथ मिलकर हम बहुत कुछ बदल देंगे, बदलाव हो जाएगा। कांग्रेस भी महिला कार्ड खेल रही है, कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? देखिए, 10 फरवरी और 14 फरवरी जो 2 चरण के चुनाव है, ये कहीं न कहीं पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बेस है। लगभग 58 और 71 139 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी, लगभग 109 सीटें उनको वहां मिली थी। तब की और आज की परिस्थिति में बहुत बदल चुका है। इसको चाहे पक्ष विपक्ष माने नहीं माने, और नहीं मानते मित्र, हम लोगों ने देखा है कि अंतिम समय जिस दिन काउंटिंग होती है
परिणाम आने के बाद की स्थितियां दूसरी होती, उससे पहले तो सभी पार्टियां दावा देती और देना भी चाहिए। देखिए 2017 में क्या मुद्दे थे और क्या मुद्दे नहीं थे। 2017 में किसान आंदोलन नहीं था जो 2022 में खड़ा हुआ है, और हम आप इसको समझ सकते हो किसके साथ है और किसके विरोध में। 2017 और 2022 में कम से कम इन 5 साल में पश्चिम पूर्व उत्तर प्रदेश में दंगे का मुद्दा नहीं है। अब रही बात, चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जो बिना जाति समीकरण के, इनके चाहे ग्राम प्रधान के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के, उसके बिना नहीं होते। क्योंकि हम सभी पार्टियां बातें चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन जहां तक सीट देने की बात, टिकट देने की बात और सरकार बनाने की बात आती है, जाति समीकरण वहां हावी होता है। बिल्कुल। मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से रालोद और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यदा कदा हम छोड़ दें तो चूंकि चौधरी चरण सिंह स्वर्गीय और अजीत सिंह और अभी जयंत, इन पर कुछ जाट वोट, गुजर वोट, या ये कहिए कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से भाई 89 के बाद अगर देखें तो अधिकतम मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को अगर हटा दें तो उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश से होते रहे, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह सभी वहीं से रहे हैं। तो आज की जो स्थिति है वहां भारतीय जनता पार्टी 32 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार को रिपीट करने की जंग लड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में कोई ऐसी सीट नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां कड़ी टक्कर नहीं। और कड़ी टक्कर होने के पीछे चक्कर सिर्फ इतना सा है कि जयंत और समाजवादी पार्टी के गठबंधन, किसान आंदोलन, लखीमपुर की घटना, गन्ना और आपका वहां कोई जाति दंगा नहीं होना, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका असर पड़ने वाला है, और हम 2 चरणों में इस बात को देखेंगे। बिल्कुल, तो 2 चरणों में इसको हम देखेंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 11 जिलों के 58 विधानसभाओं पर इस वक्त जो कब्जा है वो भारतीय जनता पार्टी का है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये जो कब्जा है इसको आप लगातार ये मान रहे हैं कि वापस अच्छी स्थिति में आप आ रहे हैं। 2017 से भी आप 2022 में अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन मैंने मुद्दे आपको गिनाए थे, लगातार जो आवारा पशुओं का मुद्दा है, जो किसानों की फसलें बर्बाद करने का मुद्दा है, उसकी व्यवस्था आप लोग नहीं कर पाए हैं। गन्ने की कीमतों को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि गन्ने की जो कीमतें हैं उसको लेकर किसान आपसे नाराज हैं, और अगर कीमतें कम भी हैं तो उनका जो मिलों से भुगतान होता है उसमें काफी देरी होती है, उसको लेकर भी किसान परेशान है। कृषि की जो बिजली है उसका जो बिल है उसको लेकर भी किसान परेशान है। और पंजाब और अगर हरियाणा की हम बात करें तो कृषि जो बिजली वहां पर दी जाती है उसका बहुत उनको फायदा होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान यहां उनको हो रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि गन्ने की खेती होती है, और यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसान यहां आपको समझ में आ रहे होंगे कि किसान कितने परेशान हैं इन मुद्दों को लेकर। ये मुद्दे कहीं ना कहीं आपको पीछे ले जाते हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि पश्चिम यूपी में किसान जो हैं वो परेशान हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना हित किसानों का किया है शायद ही पूरे स्वतंत्र भारत में किसी ने गाड़ी के पहिए के नीचे तक कुचलवा दिया, इससे बड़ा हित क्या आपको मैं बता, मैंने आपके बारे में सुधांशु जी मैं आऊंगा, अपनी बारी पे आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो आप सोच देखिए, किसानों के हित के लिए 6,000 रुपया सालाना पहली बार किसी सरकार ने, दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है कि जो अपने किसानों को इस तरह से फंडिंग करता है उनकी आय को ठीक करने के लिए, उनकी आय को सुदृढ़ करने के लिए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खरीदारी हुई और भुगतान हुआ है धान का, और ये पूरे 5 वर्षों में चलता रहा है। रही बात गन्ना किसानों की, तो हमने 50 रुपया बढ़ाकर, पहले 300 था, अब 350 रेट कर दिया। और गन्ना भुगतान का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रिकॉर्ड भी, ये भुगतान का 1,41,000 करोड़ का भुगतान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसी वर्तमान सरकार ने किया है। ये पश्चिम के किसान इस बात को, और वरन पूरे देश उत्तर प्रदेश के किसान इस बात को ठीक ढंग से जानते हैं। दूसरी बात, आपने कहा आवारा पशु, ये होंगे इन लोगों के लिए जो राजनीतिक दल हैं, इन लोगों के लिए वो आवारा पशु हो सकते हैं, परंतु हमारे लिए वो गोधन है। वो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकते हैं, और उसके लिए हमने प्लानिंग की है, उनको रखने के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए। और देश के किसानों ने उनके गोमूत्र से और उनके कृष्ण मोहन जी, गोबर से, कृष्ण मोहन जी, ये लाल टोपी के बारे में भी हम समझना चाहेंगे। लाल टोपी से आप क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, लाल टोपी का क्या कहना है, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश देखा है
कि लाल टोपी को देख के इस प्रदेश की महिलाएं, इस प्रदेश की बच्चियां, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि पलट ये बदलाव की टोपी है, ये क्रांति की टोपी है। और पुनः इस लाल टोपी के देखकर उत्तर प्रदेश की जनता ने ना बाबा ना वाली स्थिति में है, और इस लाल टोपी को यूपी में काबा अलविदा उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया है। हाँ, ये है रिजल्ट 10 को आना बाकी है। मित्र अभिषेक जी जो है उस दिन 10 को इनको भी समझ में आ गया मोहन जी, अभिषेक जी पूछ रहे हैं यूपी में काबा। उत्तर प्रदेश की जनता कभी खतरा बर्दाश्त नहीं। कृष्ण मोहन जी अभिषेक जी पूछ रहे हैं यूपी में काबा। यूपी में बाबा बा, और यूपी में मेडिकल कॉलेज बा, यूपी में फर्टिलाइजर कंपनी में अवध शिल्पग्राम बा, जो यूपी में आपने परियोजना बा, सब है जो यूपी में लखनऊ मेट्रो बा, 5 वर्ष में 4 वो सब है किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बा। कृष्ण मोहन जी, ये सबको पता चल जाएगा इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा, और ये सब हम यहां बैठकर बताएंगे कि यूपी में काबा, उसके बाद सब साफ हो जाएगा। ये सबको पता चल जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अदर पार्टी गौ माता पे मुझे एक समझ बात में आ बस जाएगी। कहनी है। अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। काउंटर करने का मौका तो दीजिए। अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले मुझे काउंटर करने का मौका तो दीजिए ना कृष्ण मोहन जी, इतनी बड़ी बातें बोले तो काउंटर दीजिए ना। अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक जी मेरा सवाल है आपसे कि पहले आपने कांग्रेस और बीएसपी के साथ गठबंधन करके देख लिया, अब ये नया प्रयोग है क्या? छोटी जातियों के साथ आप, छोटी पार्टियों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, जातीय समीकरण बना रहे हैं, क्या नया प्रयोग कर रहे हैं क्या? देखिए, आप जानते ही हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल इस बात को कहा था, प्रयोग जारी रहेंगे। जहां जनता की भलाई होगी वहां पे हम प्रयोग जारी रखेंगे, और बड़े दलों से गठबंधन करना प्रयोग 2017 में भी हुआ था, प्रयोग 2019 में भी हुआ था। देखिए, अब दोनों प्रयोग आपके फेल हो गए, अब ये नया प्रयोग क्या समझा रहे हैं आप? होते रहते हैं। देखिए, राजनीति में प्रयोग होते रहते हैं, राजनीति में प्रयोग होते रहते हैं, और आए दिन प्रयोग होते हैं, रोज नए प्रयोग। अगर ये प्रयोग भी फेल हो गया तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये ऐसा कयास आप लगा सकते हैं, ये प्रयोग फेल होने वाला ही नहीं है। ये पहले भी ऐसी कहा गया था 2 प्रयोगों में। ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र, ये फेल होगा ही नहीं। ब्रह्मास्त्र है आपका। ये कृष्ण मोहन पांडे जी की बात का जवाब दे दूं कि जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे आपके जिनके लिए आप बता रहे राजनीतिक दलों के लिए आवारा पशु होंगे, आपने गौशाला के नाम पे कितने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जहां पे आपने ये कितने चैनलों ने दिखाया कि जहां पे हमारी गौ माताएं मर गई, वहां पे उनकी बल्कि जो जिंदा भी थी, थोड़ी अधमरी हुई थी, उनको कुत्ते नोच नोच करके खा रहे थे। आपके यहाँ पे आप बताइए ना, लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ के मोहनलालगंज की घटनाएं आप भूल गए सर, जहां पे तड़प तड़प के गाय मरी थी, आप उसके बारे में जवाब नहीं दे पाए। नए प्रयोग के बारे में भी बता दीजिए सर, जनता सुनना चाहती है। आपका नया प्रयोग, आपका ब्रह्मास्त्र क्या है, कैसे आप इसे फतेह कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। और अगर नहीं हुआ तो ये प्रयोग भी फेल हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? कोई प्रयोग फेल होने वाला नहीं है। देखिए, जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त है। आप देखिए, 4 दिन के नेता आपके यहाँ आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, और आके कहते हैं, वो कहते हैं कि अगड़ी और पिछड़ी जातियों का ये चुनाव हो रहा है। क्या समझे इससे, अगड़ी और पिछड़ी जातियों से? क्या कितने सहमत है समाजवादी पार्टी? क्या समझाना चाहती है अगड़ी और पिछड़ी जातियों से? नहीं, गलत। देखिए, ये इस तरीके से आप बयानबाजी ना करें। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं और कहते हैं अगड़ी और पिछड़ी जातियों का ये चुनाव हो रहा है। को कहने का मौका देंगे कि आप ही कहते रहेंगे? या तो मुझे बुलाया तो मेरी बात भी तो सुनेंगे। सर, आप जवाब ही नहीं देते, घुमा देते हैं बात को। मैं कहां घुमा रहा हूं? अगड़ी और पिछड़ी जातियों का क्या मतलब है सर, वो समझाइए। केशव प्रसाद मौर्य जी अपने गृह जनपद में गए। स्वामी प्रसाद मौर्य का तो बता दीजिए, कैसे महिलाओं ने उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का आप बताएंगे नहीं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश जनता का कोई जवाब नहीं है। इनके यहाँ के विधायक कपड़े पहन करके तो जाते हैं, लेकिन कपड़े फड़वा करके वापस। ठीक है, लाल टोपी पर क्यों टकरार हो रही है अभिषेक वाजपेयी? देखिए, लाल टोपी तो बड़ा स्वाभिमानी रंग है, माता पार्वती को बड़ा पसंद है। और लाल देखिए, लाल रंग तो भगवा कलर से इतनी दिक्कत क्यों? रुक गए भगवा भी तो धार्मिक है। भगवा कहते रुक गए। इनके हृदय में भगवा ये क्या करेंगे? देखिए, भगवा का पेटेंट आप मत लीजिए, अखिलेश जी की बातों को दोहराना है। नहीं, सुन लीजिए,
जो हमारे तिरंगे में जो रंग है ना, वो भगवा का है, वो आपका दिया हुआ रंग नहीं है, समझ रहे हैं आप। और शिवाजी के ध्वज का रंग भी भगवा था, वो आपने नहीं दिया। नहीं, ये तो तिरंगा को जला, 650 अभिषेक साल जी, से मुगलों से लड़ रहे थे। अभिषेक जी, ये तो तिरंगा को जलाने वाले लोग हैं। सुधांशु जी, पुराना पुराना जो प्रयोग था वो सक्सेस नहीं हुआ, आप दोबारा बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये वही लोग हैं जो जनता को भ्रमित करते हैं। 15-15 लाख रुपए आएंगे, बाद में कहेंगे जुमले थी। ये वही लोग हैं, आप लोग वही हैं जो ये वही लोग हैं भगवा जो है, किसान भाइयों के ऊपर सोची समझी साजिश करके बाकायदा गाड़ी चढ़वा देते हैं। ये वही लोग हैं जो पश्चिम में किसान भाई जब आंदोलन कर रहे थे तो उनके लिए पाकिस्तान का बॉर्डर बनवा दिए थे। ये वही लोग हैं जो गोली चलाने पर गर्व है। ये वही लोग हैं जो टिकैत जी के ऊपर बाकायदा पत्थरबाजी करवाते हैं अपने विधायकों से। आप गोली चलवाने लोग हैं, आप वो लोग हैं, आप वो लोग हैं, वाले लोग हैं, आप वो लोग हैं। गोली चलवा 2017 में क्यों बाहर हो गए सत्ता से सर? फरमानी चाहिए समाजवादी पार्टी। सपा के दौर में आप मानते हैं अभिषेक जी आप मानते हैं सपा के दौर में कानून व्यवस्था जो थे चरमराई हुई थी? उत्तर प्रदेश के उन कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी, अभिषेक जी मानते हैं आप? और उसका पाप समाजवादी को अभी जीता जाता उन्होंने बता दिया। सेवकों पर गोली के कार्यकाल में 2 लाख कुछ आपके दौर में कानून व्यवस्था चरमराई नहीं हुई थी? आपके दौर में दंगे नहीं होते थे? आपके दौर में दंगे, आपके दौर के दंगे नहीं तो आपको 2017 में बाहर कर दिया था, आपको नहीं पता? सुन लीजिए मेरी बात। ये वही लोग हैं जो पंचायत चुनाव में जो लाठी डंडा कट्टा बम बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आप खिलाफत कर रहे हैं बैठ करके यार। अब ये तय करेंगे आप कि मीडिया किसके लिए क्या कर रहा है। मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मेरे सवाल आपने देखे नहीं कितने तीखे भारतीय जनता पार्टी से शुरू किए मैंने। क्या मुद्दा नहीं उठाया मैंने, बताइए। आप तय करेंगे? किसकी बात कर रहे हैं आप अभिषेक जी ये तय नहीं करेंगे कि कौन सा सवाल कौन पूछेगा? आपसे जो पूछा जा रहा है वो बताइए। आपके पास अगर कोई काउंटर क्वेश्चन है तो कीजिए, उठाइए ना। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे? क्या भारतीय जनता पार्टी के आप तिलमिला क्यों रहे, बौखला क्यों रहे? किस बात का डर है सर? उनके अभिषेक जी अभी से ही हार मान गए। काउंटर क्वेश्चन कीजिए ना। अगर कृष्ण मोहन पांडे का कोई सवाल आपको ठीक नहीं लगा, जवाब ठीक नहीं है, तो उस पर काउंटर क्वेश्चन करने का काम विपक्ष का है, मेरा नहीं है। मेरा जनता के मुद्दे उठाने का काम है और वो सबसे पूछूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा, इनसे भी पूछूंगा, क्योंकि आप भी सरकारों में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने दीजिए। आप वो भी दे रहे हैं, वो लगातार दे रहे हैं। मैंने शुरुआत ही उनसे की है, आवारा पशुओं से लेकर किसानों का हर मुद्दा मैंने उनसे पूछा। आप जवाब कौन सा दे रहे हैं? आप तो घुमा रहे हैं बात को। श्रीमान महोदय, अगर मैं आप जवाब दीजिए। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं जनता के हित के, तो आप जवाब देंगे, क्योंकि आप सरकार में आना चाहते हैं और सरकारें आपकी रही हैं। सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, घुमा रहे बात को। जवाब देने से मैं बच नहीं रहा हूं। हाँ, आप लगातार बच रहे हैं, आप लगातार बच रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आके कहते हैं अगड़ी और पिछड़ी जाति का ये चुनाव है। क्या समझे इससे? हम क्या समझाना चाहते हैं? आपके दौर में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। आपके घर की बहू आके कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में वो सुरक्षित है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में सुन लीजिए, कौन भारतीय जनता? अरे जहां पे स्वयं राज्य मंत्री सुरक्षित नहीं है, महिला राज्य मंत्री स्वाति सिंह सुरक्षित नहीं है जिस पार्टी में, उसमें कैसे आप कह सकते हैं? आपके घर की बहू आके कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में वो सुरक्षित है। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। मैंने बता तो दिया, जो जिनके यहाँ पे स्वयं राज्य मंत्री स्वाति सिंह सुरक्षित नहीं है, तो आगे और कौन सी बात कही जाए? इनके प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके घर की बहू आके नहीं कह रही सर, उनके घर की बहू आकर नहीं कह रही। आपके घर की बहू भारतीय जनता पार्टी में जा रही है सीधे, भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि वो घर में खुश नहीं है। जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री, उसके बावजूद भी कैबिनेट मंत्री की मुजफ्फरनगर के दंगे आपको डेंट नहीं लगते? मुजफ्फरनगर के दंगे आपको डेंट नहीं लगते? अभिषेक जी जवाब दीजिए। कौन सी? अब मुजफ्फरनगर के दंगे आपको डेंट नहीं लगते समाजवादी पे? 2017 में बाहर क्यों आए थे? घटना पे, हाथरस की घटना पे एक महिला का आधी रात मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसका जवाब तो दे दीजिए। पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे ना? देखिए, आप पुरानी चीजों को पकड़े रहिए। मुझे लग रहा है क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछा जाए तो शायद मुझे, जब आपको जवाब नहीं देना तो आप सवाल उठा देते हैं ये, और दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो सवाल का जवाब दे। आप जवाब नहीं देंगे, दूसरे से उम्मीद करेंगे पूरी। सत्ताधारी से पूछा जाएगा।
सवाल हमेशा सत्ताधार आप भी सत्ता में रहे हैं ना, आप भी तो सत्ता में रहे हैं सर, आप नहीं रहे क्या सत्ता में? आपसे सवाल नहीं पूछे हम, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछे हम, वो सत्ता में नहीं रहे, आप भी सत्ता में नहीं रहे। मैंने आपको बता दिया कि सपा सरकार में 2 लाख कांग्रेस काफी वक्त से सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं तो उनसे भी सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे भी सवाल पूछूंगा, और हमारा काम है सर ये सवाल पूछना, और हम पूछते रहेंगे, मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा। मेरा ये कहना है आपका जवाब देता रहूंगा, सवाल पूछना काम है, लेकिन आप जवाब कहां दिया आपने? एक भी जवाब नहीं दिया आपने, सारी बातों को घुमा दिया सर। भारतीय जनता पार्टी देगी बैठ करके, आप नहीं देंगे, आप कोई जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ सवाल करेंगे, और एंकर से भी सवाल करेंगे, सबसे सवाल करेंगे। आंकड़े आपको बताया, आप आंकड़े मानने को तैयार रहेंगे तो कौन क्या करे उसके लिए। अब जातीय गठबंधन से आप जीत का सपना देख रहे हैं? अभिषेक यादव, अभिषेक वाजपेयी, देखिए हर जाति के लोगों को बिल्कुल सोचना चाहिए अपनी बारे में, और वो आगे चलेंगे तब सब, क्योंकि समाजवादी विचारधारा यही कि हर जाति को सम्मिलित करके उसको विकास के मार्ग पर अग्रसर करेंगे, तभी प्रदेश और देश अग्रसर हो पाए। इस बात को भी आप समझिए, या किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सिर्फ एक विशेष वर्ग को ध्यान दिया, इसके अलावा किसी को ध्यान नहीं दिया हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि 2,37,881 मुकदमे जो सपा काल में दर्ज हुए थे समाजवादी। अभिषेक जी जल्दी जवाब दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। बिल्कुल, मैंने अपना जवाब दे दिया। और मनोज मिश्रा जी, ठीक है जी, अभिषेक जी अब शांत हो जाइए। मनोज जी, मैं समझना चाहूंगा जिस तरह से चुनाव करीब आते हैं, जातियों की तरफ क्यों बढ़ जाते हैं लोग, विकास के मुद्दे क्यों ठंडे पड़ जाते हैं, वो ठंडे बस्ते में क्यों चले जाते हैं? देखिए, संकल्प पत्र में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप में सरकार किसकी बने और विपक्ष में कौन रहे, ये जब घेरने के काम होता है तब वहां पर आपको दिखेगा साहब हमने ये काम किया, सुशासन के रूप में, दंगे के रूप में हमने ये कंट्रोल किया, विकास हमने किया, अस्पताल। लेकिन जब मैंने कहा ना कि टिकट वितरण की बात आती है, और बीच में मुद्दा आया था बिजली फ्री को लेकर के, वो मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं, उस पर सीधा जवाब आपको नहीं मिला। जब एक क्षेत्रीय पार्टी, देखिए दिल्ली में सरकार बनाना देश की सभी पार्टियों का सपना होता था, और लगातार अगर कुछ मुद्दे इंप्लीमेंट करके सरकारें रिपीट होती रहे तो पार्टियां कोई भी हो वो उस बात को अपना पैमाना या अपना आदर्श बनाने की कोशिश करती हैं, जिससे उनकी सरकारें बने और चलती रहे। रही बात जाति समेट की बात अगर कर ले तो उत्तर प्रदेश में 89 में बार बार जिक्र इसलिए करता हूं कि मंडल कमंडल एक साथ आया, और इनका दोनों का असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ा, और वहीं से जातीय समीकरण के रीजनल क्षेत्रीय नेता बढ़े, फले फूले और लगातार कई बार सत्ता में आते रहे। 2014 का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि देखिए 2004 से 2014 केंद्र में यूपीए की सरकार रही, उसके बाद सरकार के बदलाव में इतना बड़ा मैंडेट पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी के बाद अगर विपक्ष में किसी सरकार को या किसी पार्टी को मिला है तो वो मोदी के नेतृत्व मिला है, और उसका बदलाव पूरे देश के अन्य राज्यों के चुनाव में लगातार होते रहे। मैं बताऊं आपको, चूंकि लगभग 2004 से 15 दिन में लखनऊ उत्तर प्रदेश रहता हूं, 15 दिन में कलकत्ता रह के मुझे पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति भी पता है, तो बदलाव पूरे देश में आया। और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, लगभग 27 साल से हम लोग विधानसभा कवर कर रहे हैं, जातीय समीकरण के बिना, भाई मायावती पहले भाजपा के साथ नेता रही, शुरू के दिनों में वो कांसीराम और मुलायम सिंह की नेता रही, और जब जिसको जहां जैसे मौका मिले, और रही बात सरकार के लिए अगर जम्मू कश्मीर में गठबंधन हो सकता है, ये मैं व्यंग्य इसलिए कह रहा हूं कि जब जिसको जो सरकार जो गठबंधन सूट करेगा, 2017 का गठबंधन चाहे आप राहुल की बात कर लें और अखिलेश की बात कर लें, 2019 गठबंधन मायावती और अखिलेश की बात कर लें, ये गठबंधन चुनाव पहले और चुनाव बाद हमको आपको दिखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में चाहे वो रावण की बात कर लें, हम छोटी पार्टियों का जिक्र नहीं करते, चाहे हम निषाद पार्टी की बात कर लें या और भी ओवैसी की बात कर लें, ये सारे लोग BCD के काम में करते हैं जब पूर्ण बहुमत की सरकार या पूर्ण मैंडेट नहीं आता है। पूर्ण मैंडेट आने के बाद ये छोटे छोटे दलों या जाति गठबंधन खत्म होता है, और 2014 में देश की राजनीति में खासकर मनोज मिश्रा जी मेरा काउंटर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि जो छोटे छोटे दल हैं ये अहम भूमिका निभा सकते हैं क्या? बहुमत नहीं मिल पाया तो किसी पार्टी को? नहीं, देखिए दो चीजें। अब अभी क्या हुआ कि चुनाव बाद जो समीकरण दिखने चाहिए वो चुनाव से पहले इसलिए दिख रहे हैं कि मौजूदा सत्ता दल या मौजूदा जो विपक्ष है
कारण यह है कि 44 से 325 तो अखिलेश को भी लगता है, अगर हम 47 हैं तो हम भी 300 आंकड़ा पार कर सकते हैं, अगर चुनावी गणित हमारे फेवर में हो जाएगी तो इसलिए जो अहम भूमिका छोटे दलों के चुनाव के बाद होती है, पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव के होने से एक साल पहले आप देखिए यही राजभर कहां हुआ करते थे। मैं इस बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिनको जहां लाभ मिलेगा, तो अगर पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट नहीं होती या पूर्ण बहुमत की सरकार आती नहीं है, तो इन क्षेत्रीय दलों का या जातीय समीकरण के जो नेता हैं इनकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू सिर्फ एक बात की बढ़ती है, वो दिन हमने नहीं भूले। इसीलिए अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को जोड़कर सरकार बनाने के चक्कर में है? नहीं, अखिलेश भी सरकार बनाने के चक्कर में और भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट करने के चक्कर में। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को भी देखिए तो उनके साथ भी पूर्वांचल में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो क्षेत्रीय नेता हैं, लेकिन वो भी उनके गठबंधन में है। और अखिलेश को भी लगता है कि अकेले हम सरकार में इतनी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं आ सकती है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण में सपा और बसपा को डेंट किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि 325 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिलेंगी और 2017 में इस तरह सरकार बनेगी। तो मायावती और मुलायम हाशिए पे जाने के पीछे कारण ये था, जातीय वोटों का ध्रुवीकरण जो था वो टूटा और भाजपा के साथ जुड़ा। लेकिन अभी चूंकि 2 चरणों पे आपका जो डिबेट है पश्चिम उत्तर प्रदेश पे, साथ साथ पूरे प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने भी मुद्दे की बात की और हमने भी उसको कहा कि देखिए मुद्दे बदल चुके हैं। 5 साल में दंगा मुद्दा नहीं है, तो वहां से पलायन का मुद्दा नहीं है, वहां से गन्ना ले लीजिए। लेकिन इन सारे मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण, जयंत और अखिलेश का गठबंधन, ये भी एक बड़ा मुद्दा पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। ठीक है सुधांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी जो मेहनत करती हुई लगातार नजर आई, उत्तर प्रदेश में जो कोशिशें उन्होंने की हैं और वो शुरुआती दौर में हमने देखी भी हैं, लेकिन अब आकर कुछ नेता पार्टी छोड़ने चले गए। क्या महिलाओं को इतना महत्व दे दिया गया कि पुरुष पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए? चाहे जतिन हो, चाहे इमरान हो, चाहे कई और नेता हो, कि चाहे अब राज बब्बर का नाम भी चर्चाओं में है कि वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में सड़क पर अगर कोई विपक्ष रहा है तो कांग्रेस पार्टी, माननीय प्रियंका जी ने पूरी शिद्दत के साथ विपक्ष का धर्म, लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहा ना सर, अब वो भी नहीं है। नहीं, हम स्पष्ट रूप से विपक्षी भूमिका में भी खास तौर पर नजर नहीं आते आप लोग। भले ही मीडिया के परिदृश्य में कांग्रेस को गायब कर दिया गया हो रणनीतिक तौर पर, लेकिन कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से आपकी अपनी सीटें नहीं आती तो इसमें मीडिया क्या करेगा सर? मीडिया का क्या काम है? नहीं, कांग्रेस पब्लिक आपको पसंद नहीं करती और आप कह रहे हैं कि मीडिया नहीं दिखाती। मीडिया क्या दिखाएगी? जब सीटें नहीं आएंगी तो मीडिया क्यों दिखाएगी सर? हम ये कह रहे हैं कि नोट करके रख लीजिए, बिना कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनने जा रही है। इतना बड़ा दावा सरकार बनाने बिल्कुल कौन सा गणित लगा रहे हैं की भूमिका में है। और जो लोग भाग गए, ठीक है, मतलब चुनाव के दौर में ये सब तो बहुत आम बात है। किस पार्टी से नहीं भगे? भाजपा के 16 विधायक भाग गए, 2 मंत्री भाग गए, भागना कोई बात नहीं। आपने ये देखा कि आपकी पार्टी से सारे नेता चले गए, आए बहुत कम हैं और कद्दावर नेता चले गए आपके सारे। मुझे राहुल जी ने कहा था ये तो अच्छी बात है कि इस संकट के दौर में ही परीक्षा होती है। तो जो लोग चले गए वो ऐसा संकट ना आ जाए कि कांग्रेस पार्टी बचे ना सके। नहीं, नए लोगों, युवाओं को मौका कब मिलेगा? जब ये लोग जाएंगे तभी ना युवाओं को मौका मिलेगा। भाजपा का परिवर्तन कैसे हुआ? आडवाणी को लात मारकर नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर बैठ गए। क्यों आडवाणी को धक्का दिया गया? मैं पूरा इस ऐसे शब्दों ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। इंडिया न्यूज ऐसी भाषा का इस्तेमाल का बिल्कुल विरोध करता है। सुधांशु जी, पहला मेरा आपसे निवेदन है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंडिया न्यूज इसकी इजाजत नहीं देता। इंडिया न्यूज इसकी इजाजत नहीं देता। सुधांशु जी, इस तरह की भाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें आप। सुधांशु जी, शब्दों का चयन ठीक से करें। सुधांशु जी, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें आप। अच्छा, ठीक है, ये पार्टी का डिसीजन है, आपका नहीं है। और किसको हटाया जाएगा, किसको रखा जाएगा, वो ठीक है, लेकिन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि इंडिया न्यूज बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता। ये बाकी चैनलों की तरह नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे आप। ये बताइए, मन से धक्का देने का वीडियो वायरल, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए सुधांशु जी। जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए। अगर
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो सलीके से रखिए। आपके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो फिर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं आप। सीधा आपसे पूछा गया, जो पूछा गया वो बताइए ना सर। आपकी पार्टी के लोग नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। शालीनता बनाए रखिए और धैर्य रखिए। शालीनता बनाए रखिए और धैर्य रखिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत इंडिया न्यूज बिल्कुल नहीं देता। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बुजुर्गों को शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए। अभी आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में बात की जाए, आदरणीय राहुल जी के बारे में बात की जाए। ठीक है कृष्ण मोहन जी, मैंने लगातार इसका विरोध किया और इस तरह की भाषा कोई भी प्रयोग ना करे। मैं लगातार बड़ी बहस में ये निवेदन करता हूं सभी से। कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। कृष्ण मोहन पांडे, ठीक है सुधांशु जी अब शांत हो जाए। सुधांशु जी अब धैर्य रखिए। सुधांशु जी अब धैर्य रखिए। कृष्ण मोहन पांडे जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं जो 2017 में था उससे बेहतर प्रदर्शन आपका रहेगा 2022 में, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है आपको, ऐसा लग रहा है। देखिए मैं बार बार अपनी बात को दोहराता हूं और भारतीय जनता पार्टी का ये सदैव से पक्ष रहा है कि किसान हमारे भाई बहन है। किसान हम स्वयं किसान परिवार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उदय है किसानों के संदर्भ से हुआ है, किसानों के विकास सहयोग से। लेकिन फिर भी लगातार एक साल तक बैठे रहे वो कृष्ण मोहन पांडे जी। एक साल तक बैठे रहे, सत्य बात है। 700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। 11 राउंड की चर्चा भी भारतीय जनता पार्टी बुला के करती रही, आग्रह करती रही। एक फोन कॉल दूर भी थे। कौन से ऐसे अभिषेक जी मैं आऊंगा आपके पास। कौन से ऐसे प्रकरण है जिसपे आप बताइए जिसपे हम उसको परिवर्तित करेंगे। परंतु किसान भाई के और कुछ जो किसान नेता थे उन्होंने एक को बोले कि हमारी चर्चा तभी होगी जब ये बिल वापस हो। लाल टोपी से क्या तकलीफ है सर आपको? हमें बिल वापस करना। लाल टोपी से क्या तकलीफ है? करते रहे किसान भाइयों से, क्योंकि वो हमारे अपने थे। सुधांशु जी लाल टोपी से क्या तकलीफ है आपको? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लाल टोपी कृष्ण मोहन जी आपको कृष्ण मोहन जी से मेरा सवाल है। कृष्ण मोहन जी आपको क्या तकलीफ है लाल टोपी से? लाल टोपी से मुझे क्यों तकलीफ हो सकती है? वो पूरे उत्तर अखिलेश यादव लाल टोपी लगा रहे हैं, आप उस पर भी तंज कर रहे हैं। नहीं लाल टोपी मुझे परेशान नहीं करती है। पूरे योगी आदित्यनाथ हर बार जब भी आते हैं वो लाल टोपी पे निशाना साधते हैं, आखिर क्यों? तो इंस्पेक्टर टहल जाता था। अमित शाह आते हैं वो भी लाल टोपी, आखिर लाल टोपी से तकलीफ क्या है भारतीय जनता पार्टी को? वो मैं समझा बस दें। एक बात जोड़ दूं कि लाल कपड़े से सुधांशु जी मैं कृष्ण मोहन पांडे से सवाल का जवाब ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आप धैर्य रखिए। आप अगर इतनी मेहनत पार्टी के लिए मैदान में कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी पार्टी कहीं दिखाई दे जाएगी, नहीं तो लगातार इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप करते रहते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी लाल टोपी पर आपका तीखा वार हमेशा क्यों रहता है? कांग्रेस पार्टी पहुंची, आगरा कौन पहुंचा? कांग्रेस पार्टी पहुंची। कृष्ण मोहन पांडे जी हर गरीब मजलूम के साथ खड़ी सुधांशु जी ठीक है। सुधांशु जी अब शांत हो जाइए, आऊंगा आपके पास। और उस मतदान के दिन सुधांशु जी मैं आऊंगा आपके पास। बहुत दूर चले जाएंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी लाल टोपी पर क्यों वार कर रहे हैं आप? लाल टोपी का मतलब यह है कि लाल टोपी पहन के कोई व्यक्ति आ गया, थाने में गया तो इंस्पेक्टर डर जाता है, यदि समाज में चला गया तो महिलाएं डर जाती है। अब आपको लग रहा है कि कृष्ण मोहन पांडे जी की अब सीधे आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है? सीधे कृष्ण मोहन पांडे जी कृष्ण मोहन पांडे जी आपको ये लग रहा है कि अब सीधे लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि टारगेट हमेशा लाल टोपी है? हमें लड़ाई तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूर्व में 17 में क्लीन स्वीप की थी, इस बार 300 इतनी पुरजोर मेहनत क्यों कर रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व लगातार लगा हुआ है, आज भी सारे नेता आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की इतने पुरजोर कोशिश क्यों? जब आपको लग ही रहा है कि लड़ाई है ही नहीं, आप फ्रेश पार्टी बन के उभर रहे हैं, एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री भी लगातार दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, सब लगे हुए हैं, गृह मंत्री तक लगे हुए हैं। आप देखेंगे हमारे पूर्व के 5 वर्षों के कार्यक्रमों को। सरकार बनने के बाद भी हम लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेतृत्व, उच्च नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व जाकर जनता के बीच में अपनी बातें रखता रहा है और जनता के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। हमारे पास तक जनता जा रहे हैं। अभिषेक जी आपके पास भी आऊंगा, आप भी जवाब दीजिएगा, लेने दीजिए जवाब। भारतीय जनता पार्टी का कार्य है आपकी महिला, अभिषेक जी अभी आपसे अगर आपके मन में कुछ है, काउंटर क्वेश्चन है, रिएक्शन है, अभी लूंगा, रुक जाइए।
कृष्ण मोहन जी तो मैं आपको कंटिन्यू। बता दूं कि भारतीय जनता आप पार्टी लेंगे तो लेकिन जवाब वो नहीं देंगे, जवाब आप भी देंगे। हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये सही है। पर कार्य करते हैं कि समाज के अंतिम गठबंधन कर लीजिए ना कांग्रेस से, बहुत प्रवक्ता एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर गठबंधन कर लीजिए, एक और प्रयोग करके देख लीजिए। देखिए ये आप नहीं बताएंगे शैली को किस सुधारने का पार्टी को प्रयास क्या करना है, ये आप अब बताने अब वाले अब कौन हो? अब तक दो भाई साथ में हैं, अब एक और दीदी भी साथ में आ जाएंगी, नहीं, कर लीजिए देखिए, ये गठबंधन। आप ठीक है, बताने वाले अभिषेक कौन जी हो? आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक जी, राजनीतिक अभिषेक जी, बहन बेटी साथ में, अभिषेक जी, क्या बात कर रहे हैं? महिला का मुद्दा लगातार जिस तरह से कांग्रेस उठा रही है, महिला कार्ड कांग्रेस खेल रही है, आप महिलाओं के लिए क्या स्टैंड लेते हैं, आप महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा सोचना तो अलग है, जैसा कि कृष्ण क्या अलग है? घर की महिलाएं आपके साथ नहीं है, यही सुन तो लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए, अब आप ही या तो कह लीजिए उनकी तरफ से, हमें जवाब देने नहीं देंगे, फिर कहेंगे कि आप उनसे प्रश्न पूछिए। चलिए, वक्त दिया आपको, बोलिए। देखिए, कृष्ण मोहन जी अभी कह रहे थे महिलाओं के लिए, इनके यहाँ की महिला नेत्री बोलती हैं कि 4 से 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, थानों पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती हैं। या हमारी पार्टी की नेत्री ने तो कहा नहीं। दूसरी चीज, महिलाओं के लिए आप देख रहे हैं बाकायदा कि कैसे रोज आए दिन रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाथरस की घटना देखिए आप, कैसे आधी रात में महिला की हर सरकार में देखा है सर, हर सरकार में देखा है, आपकी सरकार में भी देखा है। देखिए, आपकी परेशानी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छतरी खोल करके आप ही खड़े हो जाते हैं। आपको लग रहा है? कम से कम उनसे पूछिए आप तो। अपना नजरिया बदलिए सर। नहीं, मैं नजरिया बिल्कुल बदल रहा हूं सर। मैं काउंटर क्वेश्चन लगातार कृष्ण मोहन पांडे से भी कर रहा था, आपसे भी कर रहा हूं। नहीं तो मुझे इसमें क्या मेरी तकलीफ बात है का आपको? जवाब कृष्ण मोहन पांडे जी से हर कहने सरकार में दीजिए। मैंने देखा है, हर सरकार में गुंडागर्दी होती थी। कहने ही नहीं देते आप ही आपकी कहते सरकार, हैं। आप लगातार ये क्यों कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूं? ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं सर? मेरी बात मैं लगातार कृष्ण मोहन पांडे से भी काउंटर क्वेश्चन कर रहा था। जब मुझे लग रहा था कि वो गलत तरफ जा रहे हैं तो मैं सवाल उठा रहा था, और आप पर भी उठाऊंगा। मैं यहाँ मेरा ये काम है। आप समझिए इस बात को, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। पांडे जी की किसी को कैसे आरोप लगा सकते हैं आप? और मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं। आपके अपना प्रदर्शन ठीक होता नहीं, मीडिया पर सवाल, बौखलाहट आपकी बता रही है, आप बौखलाए हुए हैं। बौखलाइए मत ना, साफ तौर पर ये बताइए, लगातार जो महिलाओं के लिए स्टैंड आप ले रहे हैं, या पिछली सरकारों में जो कमियां आपकी रही हैं वो कैसे सुधारेंगे अगर आने वाली सरकार आपकी आती है? क्या अंतर रहेगा आने वाली सरकार में आपका? नहीं, क्या रोड मैप हम आपको बता करके चलेंगे क्या? जनता को बताइए सर, मुझे नहीं जानना, जनता को जानना है। अभी मेरी बात सुनिए, अभी आप पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। सबसे बड़ी चीज कि जब मैं कृष्ण मोहन पांडे जी की बात का जवाब देने लगता हूं तो आप उस पर काउंटर करने लगते हैं। सर पहले सवाल का जवाब तो दीजिए, पहले सवाल का जवाब तो दीजिए, अपनी पार्टी की नीति पहले सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात, मैं अपनी पार्टियों की बात कहने के लिए बैठा हुआ हूं। हाँ, पार्टी की बात ही रखिए ना सर, पार्टी को रिप्रेजेंट करिए ना, की बात रखूंगा और पार्टी को रिप्रेजेंट करिए ना। मीडिया पर सवाल मत उठाइए, मीडिया पर सवाल मत उठाइए, पार्टी रिप्रेजेंट करिए बस। नहीं तो मुझे कृष्ण मोहन पांडे जी की बात का जवाब देने से आप नहीं रोक सकते हैं। कृष्ण मोहन पांडे के लिए अगर कोई सवाल का जवाब आप देना चाहते हैं तो दीजिए, बात का जवाब देने से दीजिए, लेकिन मेरे सवाल को घुमाइए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए मत उसको। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए मत। महिलाओं के लिए क्या स्टैंड आपने लिया है? देखिए, महिलाओं के लिए जितना काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था वो किसी ने किया नहीं है। अगर 10-90 के कहें तो वो किसने क्या 10-90 का गुणगान जो आज ये करते हैं वो किसने चालू किया था? लैपटॉप किसने वितरण किया था महिलाओं के लिए? आप मुझे इस बात को बताएंगे? कन्या विद्याधन किसने लागू किया हुआ था? तो अब आप ही बता दीजिए। अगर आपको मुझसे पूछना है तो मैं भी बताऊंगा, फिर आप ही बता दीजिए ना, पहले आप ही बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। बड़ी मुसीबत है, मैं बता रहा हूं तब भी आप नहीं बता। आप कह रहे हैं कि बताइए, आप सीधा मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना सर, आप बताइए, पहले आप ही बता दीजिए। नहीं तो मैं तो अपनी बात बता ही रहा हूं ना। बताइए, मैं सुन रहा हूं, पूरा देश सुन रहा है, बताइए बताइए। ठीक है, और उसके बाद जो जी बताइए बताइए सर, बताइए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। 10-90 आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, कन्या विद्याधन उन्होंने दिया, लैपटॉप वितरण उन्होंने किया, और जो डिग्री कॉलेज की जो छात्रा थी जो गांव देहात में जो ज्यादा दूर तक जाती थी उनको साइकिल वितरण का काम उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, और अगर जैसा कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो कि हमने बाकायदा उनपे रोड मैप तैयार करके रखा हुआ, आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाथरस की घटना या फिर इनकी महिला नेत्री का जवाब देना कि महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन रोज रेप की घटनाएं होना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में
देखा आपने कैसे 3 बच्चियों का अपहरण हो गया था और उसके बाद पत्रकार महिला के साथ छेड़छाड़ हुई और रेप की घटना को अंजाम दिया और कैसे ठीक है, पंचायत चुनाव में ठीक है, आपने हो देखा कि कैसे महिला अभिषेक जी अब हो गया। कृष्ण मोहन पांडे जवाब दीजिए, आप पर इतने सारे आरोप अभिषेक उठा रहे हैं। जी, बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा अभिषेक भाई का, जिन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाए। इस तरह की कोई भी किसी भी सरकार में हो, समाजवादी पार्टी में सरकार में हो, कांग्रेस सरकार में हो, भाजपा सरकार में हो, इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उस दुखद है और किसी भी राष्ट्र के लिए और किसी भी राज्य के लिए ये एक शर्मनाक है। परंतु हमारे यहाँ दुखद पूर्ण एक आध दो घटना ऐसी हुई जिसको भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार ने बड़े ही मजबूती से उसको बातों को रखा और जहां जो गलत था उसको तुरंत जेल भेजा। परंतु मैं आता हूं समाजवादी पार्टी, हमारे मित्र कह रहे थे कि बड़ी घटनाएं हुई, हमारे यहाँ तो एक घटनाएं कहीं दुखद बस हो गई, जो संयोग बस हो गई तो उसको हमने ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, ठीक है, का प्रयास किया। मनोज मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। परंतु यही समाजवादी पार्टी है जिसके यहाँ बच्चियां उठाकर 3-3 दिनों तक रेप की जाती थी और वो मंत्री मुख्यमंत्री के साथ घूमता था। आपके ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं मनोज मिश्रा के पास आना चाहूंगा। मनोज मिश्रा जी, अभिषेक जी मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन मनोज मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मनोज मिश्रा जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, अब कृष्ण मोहन पांडे जी ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, किसकी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर आपको लगती थी या लगती है? नहीं, ये अच्छा रहा, ये सवाल जरूरी था। कारण था कि आरोप प्रत्यारोप में बहुत सारी बातें रह जाती हैं जी। और अभिषेक जी मुझे लगता है कि बात किसी मीडिया प्रतिनिधि या किसी एंकर से उलझने की नहीं है, अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। और आप बड़े गंभीर हैं, आप क्यों फंस जाते हैं इस मुद्दे में? रही बात आपके नहीं, अब आप मनोज जी मैं छोटी सी बात देखिए, अब मुझे जवाब दे, मैं जवाब देने फिर बोलिएगा। मनोज मिश्रा जी को बोलने दीजिए। अभिषेक जी मनोज मिश्रा जी को बोलने दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने उठाया है, कानून व्यवस्था किसकी सरकार में बेहतर थी उनको बताने दीजिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि किसकी व्यवस्था बेहतर है। मनोज मिश्रा समझाएंगे हमें। देखिए दरअसल आरोप और प्रत्यारोप में अपराध की मैं बात कर लूं, उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध कम हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। कारण यह है कि गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर बहुत बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी का प्रदेश है। त्वरित घटनाएं एक्शन की रिएक्शन में होती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे लोगों का व्यक्तिगत विवाद है। और इस 21वीं सदी में हम महिलाओं को सुरक्षा या शिक्षा देने की बात करते हैं और ये बड़े समाज के लिए शर्मनाक बात है कि एक भी घटना अगर बलात्कार की होती हो किसी की सरकार में हो। लेकिन जो आपका सवाल था, देखिए पहले और आज में फर्क क्या है कि संगठित अपराध करने वाले प्रबंध तंत्र के मुखिया जेल में है, प्रॉपर्टी से संबंधित। अब और एक बड़ी बात थी कि जैसे अब मैं एनसीआर की चर्चा कर लूं, हम अवध प्रांत की बात कर लें, चर्चा कर लीजिएगा। मैं पूरा करूंगा, वाजपेयी जी मैं पूरी बात करूंगा। देखिए और चाहे पूर्वांचल की बात कर ले, ये उत्तर प्रदेश 3 बार बटा हुआ था और क्योंकि प्रॉपर्टी के एकाएक ग्रेड एनसीआर के डेवलप हुए थे तो वहां पर बहुत सारी घटना वो बिल्डर में और प्रतिद्वंदिता में फिरौती में हुआ करती थी। प्रयागराज की बात कर ले, हम अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो कुछ माफिया विगत 30 वर्षों में उसके दोषी अभिषेक जी कोई आपकी अकेली पार्टी नहीं है। होता क्या था कि पहले यही नेता अपने पार्टियों में अपराधियों को प्रलोभन देकर बीजेपी के पक्ष में होने का आरोप लगा देंगे अभी नहीं लगाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जवाब दे लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज, ये माफिया पहले पार्टी और नेताओं को जिताने का काम करते थे, बाद में उनको ये लगा कि साहब हमारी वजह से कोई नेता बनता है तो हम ही नेता क्यों नहीं बन जाएं। और यही कारण था 89 के दौर के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधी विधायक और सांसद और मंत्री बनते रहे और प्रबंध तंत्र में फिरौती, हत्या और घटनाएं होती रही। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, अखिलेश नहीं जवाब प्लीज 30 सेकंड में। अखिलेश यादव भी अपने कार्यकाल में माफियाओं से दूरी और घटनाओं का लगातार, वो अलग बात है उन पर दबाव बनता रहा अन्य नेताओं से, लेकिन दूर होने की कोशिश करते रहे और माफियाओं को मंच उन्होंने नहीं दिया। लेकिन चूंकि परंपरागत चीजों को दूर करने में समय लगता है तो ये हम कह सकते हैं कि मुलायम सिंह मायावती की बात छोड़ दे, अखिलेश ने इससे दूर रहने की कोशिश की। हाँ, संगठित अपराध और त्वरित अपराध में फर्क रहा। ठीक है मनोज मिश्रा जी, समय का बहुत अभाव है। अभिषेक वाजपेयी जी मैं आपके पास आऊंगा, 20 सेकंड आपको दूंगा, जल्दी रिएक्शन दीजिए और उसके बाद चर्चा को समाप्त करना होगा।
देखिए आज के समय में समाजवादी पार्टी सिर्फ मुद्दों पर बात करना चाहती है कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया, बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, किसानों के लिए आपने क्या किया हुआ है, और साथ ही साथ पत्रकार भाइयों के ऊपर जो हमले हुए उनके ऊपर क्या किया। समाजवादी पार्टी हर एक ठीक है, समय चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। कृष्ण मोहन पांडे, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिषेक वाजपेयी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुधांशु वाजपेयी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी